हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी ही विचित्र चीज है और वो उसी दिन समझ आती है जब आपके या आपके परिवार में किसी की भी हेल्थ खराब हो जाती है। और ऐसी एक बात पता चली राहुल के परिवार को जिस दिन उनको हार्ट अटैक आया। वो उनको हॉस्पिटल लेके गए और वहां डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और अंत में उनके हाथ में एक बिल थमा दिया जो था 8 लाख रुपए का। परिवार तो रिलैक्स हो जाता है भाई, क्योंकि उनको पता है उनके पास पूरे 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। वो सोचते हैं फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है भाई, इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, पूरा पैसा मिल जाएगा और हम यहां से आराम से चले जाएंगे। पर लेकिन जब वो क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको सिर्फ 3,25,000 रुपए ही मिलेंगे। वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई बाकी के 4,80,000 रुपए कहां गए? क्या ये स्कैम है? बिल्कुल। आज की मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज आपसे किस तरीके से स्कैम कर सकती हैं। अगर आप लाखों के नुकसान से बचना चाहते हैं तो सिर्फ 10 गलतियां जो लोग करते हैं अगर आप वो अवॉइड कर ले तो कभी भी आपका क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा और आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे जितना भी आपका क्लेम बनता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है तो आप इस वीडियो को फिर भी पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आप इंश्योरेंस के ट्रैप में ना आ जाएं, स्कैम में ना फंस जाएं। नहीं तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम तो लग ही जाएगा, साल का 20,000 30,000 रुपए, उसके बाद पूरा क्लेम भी नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं आज एक बहुत जबरदस्त वीडियो कि क्या वो 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है जब हम इंश्योरेंस खरीद रहे होते हैं। पर उसको जानने से पहले आइए हम वापस चलते हैं राहुल के केस पे, और उस केस को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा जिसमें मैंने ये पूरी डिटेल्स बताई हुई है। तो आप यहां देख सकते हैं कि राहुल की फैमिली ने 25 लाख रुपए का कवर रखा हुआ है। अब उन्होंने जो रूम लिया वो लिया 8,000 रुपए का, और उनको 5 दिन वो रूम लेना पड़ा क्योंकि 5 दिन का उनको वहां पे डॉक्टर्स ने रखा, तो 40,000 रुपए उनका रूम का रेंट आ गया। आईसीयू के चार्जेस हुए, 2 दिन आईसीयू में भी रखा, तो आईसीयू के चार्जेस जनरली रूम से डबल होते हैं, तो 16,000 रुपए का आईसीयू चार्ज था जो 2 दिन रखा, यानी 32,000 रुपए वहां चले गए। बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं टेस्ट को कराते हैं, तो 1.5 लाख रुपए उसके लग गए। हार्ट सर्जरी करने के इटसेल्फ 5 लाख रुपए लग गए, क्योंकि 5 लाख रुपए आपको डॉक्टर का फीस और सब कुछ मिला के ओटी मिला के 5 लाख रुपए लग गए। मेडिसिन आपको 60,000 रुपीज के लग गए जो आपको देने पड़ेंगे पोस्ट और प्री, जो भी आपका खर्चा हुआ होगा, और 2,500 रुपए पर डॉक्टर विजिट, यानी कि जब आप आईसीयू में होंगे या नॉर्मल रूम में होंगे तो डॉक्टर आके विजिट करेगा, यानी 25,000 रुपए। तो देखा जाए तो टोटल बिल बन गया 8,07,000 रुपए। पर ये जब क्लेम करने गए तो उन्होंने एक कंडीशन नहीं पड़ी थी, और वो थी कि रूम रेंट पे उनका कैपिंग था। रूम रेंट पे कैपिंग था उनका 4,000 रुपए का, यानी 4,000 रुपए तक ही उनको रूम रेंट मिलेगा, उसके ऊपर का रूम रेंट जो है वो चला जाएगा। तो अगर आप यहां देखें तो रूम रेंट पे उनको 4,000 रुपए अगर मिलते हैं तो 40,000 की जगह उनको सिर्फ 20,000 का यहां पे अप्रूवल मिलेगा। और एक क्लॉज होता है मेडिकल इंश्योरेंस में, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन, जो आपका रूम रेंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से डिडक्ट होगा, बाकी सारी चीजें उसी हिसाब से डिडक्ट हो जाएंगी एक्सेप्ट मेडिसिन। तो आईसीयू चार्जेस में आपके 32,000 रुपए लग रहे थे, उसकी जगह आपको आधे मिलेंगे क्योंकि रूम रेंट आपका आधा हो गया था। टेस्ट में आपको 1.5 लाख रुपए लगे, पर रूम रेंट आपका आधा हो गया, तो आपको टेस्ट के भी 75,000 रुपए का क्लेम मिलेगा। और हार्ट सर्जरी 5 लाख की थी, पर 5 लाख आपको पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रूम रेंट का प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग गया। मेडिसिन 60,000 के थे, वो पूरे 60,000 आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर विजिट का 25,000 की जगह आपको 12,500 मिल जाएगा, और अब जो है आपको 4,33,500 रुपए मिलेगा। अब आप बोलोगे ठीक है यार, परेशान हो गया, मेरे को इतना पैसा तो एटलीस्ट दे दो। और जैसे ही आप ये पैसे लेने जाओगे इंश्योरेंस कंपनी से, वो क्या करेंगे? जी हां, वो ऐसे ही हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे भाई आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 25% का कोपे है। कोपे मतलब क्या है कि जितना भी बिल आएगा भाई साहब 25% आप भरोगे और बचा हुआ 75% हम भरेंगे। यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको 3,25,125 रुपए ही रिम्बर्स करेगी ऑन अ टोटल बिल ऑफ 8,07,000 रुपए। तो यानी आपको मिलेंगे सिर्फ 40% जो भी आपका टोटल बिल अमाउंट है उसका। अब आपको यहां पे समझ आ गया कि भाई अपना तो बहुत बुरा कट गया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि आज मैं वो सारी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दूं। तो 25 लाख की इंश्योरेंस जिसके लिए हो सकता है आपने 50-60,000 रुपए साल का प्रीमियम दिया हो, उसकी जगह आपको मिलते हैं मात्र 3.25 लाख रुपए, और आपकी जेब से लग जाते हैं करीबन 4,82,000 रुपीज। मैं जानता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस सही चूज करना आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रहा होगा। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कोपे, रूम रेंट कैपिंग, वेटिंग पीरियड, प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस, और ज्यादातर लोग पॉलिसी परचेज करने से पहले इन चीजों को चेक भी नहीं करते हैं। इसलिए आज आपको एक सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं मैं, जो आपके लिए इंश्योरेंस को बहुत ही आसान बना देगा। अगर आपको समझना है कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, कौन से हिडन टर्म्स अवॉइड करने चाहिए और कैसे सही इंश्योरेंस को चूज करें, तो आप डिट्टो इंश्योरेंस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहां आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को कैसे
क्या करना है डिट्टो फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करता है। और एक बार अगर आपने पॉलिसी ले ली तो ऐसा नहीं है कि डिट्टो का काम खत्म, बल्कि जब भी आपको पॉलिसी अवेल करनी पड़े पूरा क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस डिट्टो खुद हैंडल करता है। तो डिट्टो जैसा एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो बाकी इंटरमीडियरीज की तरह बार बार कॉल करके आपको परेशान नहीं करता, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके डिट्टो से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक बेटर पॉलिसी चूज कर सकते हैं। यहां आप इन डेप्थ आर्टिकल्स और गाइड्स भी पढ़ सकते हो जो आपको इंश्योरेंस फ्रॉड्स और गलतियों से बचाने में बहुत मदद करेंगी। चलिए अब मैं आपको डिट्टो की वेबसाइट पे लेके जाता हूं जहां से आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। अब इसी वेबसाइट की मदद से मैं वो 10 चेक्स बताऊंगा जो आपको करने चाहिए जब आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो। आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। चेक नंबर 1 है कि आप रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग मत रखो। देखिए आप यहां पे देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन रूम एंड रूम रेंट, सम इंश्योरेंस वोंट लेट यू पिक अ रूम यू लाइक। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आपको वो रूम नहीं लेने देंगी जो आप पसंद करते हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं डिट्टो के ही एक आर्टिकल से। यहां आप देख सकते हैं what is room rent restriction in health insurance. As the name suggests, a room rent restriction is a limit up to which insurers pay your room if you get hospitalized. यानी कि अगर आप एक रूम रेंट कैपिंग लेंगे तो उतना ही पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी जितने की आपने कैपिंग ली है, जो हमने राहुल के एग्जांपल में भी देखा। तो किस तरीके के रूम रेंट लिमिट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में? सबसे पहला होता है नो रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10,000 का कमरा लीजिए, 20,000 का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड होगा रूम रेंट कैप ऑन स्पेसिफिक रूम टाइप्स, यानी कि वो कहेंगे भाई आपको हम सिर्फ सिंगल रूम का ही जो है रूम रेंट देंगे, या फिर हम आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल तक का देंगे, हम आपको स्वीट का नहीं देंगे या उससे ऊपर का नहीं देंगे। तो इस तरीके की वो रूम रेंट कैप कर सकते हैं स्पेसिफिक रूम्स पे। थर्ड है कोपेमेंट ऑन रूम रेंट, यानी कि जो आप रूम रेंट दे रहे हैं उसमें आपको भी अपनी जेब से पैसा देना होगा, कोपे करना होगा। और आपने देखा है कोपे की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और रूम रेंट विद कैपिंग, यानी कि इसमें तो क्लियरली पता होता है कि आपका जो रूम रेंट है उसके ऊपर कोई अमाउंट लगा हुआ है कि जिसपे आपका इतना मैक्सिमम आपको रूम रेंट मिलेगा। ये जो होता है या तो परसेंटेज टर्म्स में हो सकता है या अमाउंट टर्म्स में हो सकता है। ये कह सकते हैं कि भाई जो भी आप रूम लेंगे उसका सिर्फ 50% हम देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई 5,000 तक का रूम हम आपको देंगे, उसके ऊपर जो है वो आपको बेयर करना है। और आपको भी पता है जैसे आप रूम रेंट पे कैप लगाते हो तो क्या होता है, तो आपके लिए बाकी सब में प्रोपोर्शनल डिडक्शन भी हो सकती है। तो अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं, जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें पहला क्वेश्चन ये पूछे कि भाई कि रूम रेंट पे कोई कैपिंग तो नहीं है। अगर कैपिंग है तो उसको हटा दीजिए। आप कंप्लीटली 100% जो भी आपका रूम रेंट होगा वो पूरा पॉलिसी की कंपनी से यानी इंश्योरेंस की कंपनी से आप लेंगे। अब आते हैं चेक नंबर 2 पे। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ किस किस तरीके का इंश्योरेंस फ्रॉड हो चुका है। आइए चेक नंबर 2 पे आते हैं कि कोपे को अवॉइड करिए। अब आप यहां देख सकते हैं डोंट स्प्लिट द बिल, यानी कि आपको कोपे नहीं करना है। जितना बिल आएगा आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ही डालना है। आप देख सकते हैं यहां पे डिट्टो के ही साइट पे देखेंगे कि जब काव्या ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ली तो बाद में जब उसको क्लेम लेना पड़ा तो उसको पता चला कि उसके ऊपर एक 20% का को पेमेंट भी है। ये को पेमेंट 10% से लेकर 30% तक का हो सकता है। कभी कभी ये बातें आपको इंश्योरेंस वाली कंपनी या जो आपके पास बंदा आया है आपको इंश्योरेंस बेचने वो बताता भी नहीं है। यानी अगर आपका मेडिकल बिल 4 लाख रुपए का आ रहा है और आपका 25% का कोपे है तो 1 लाख रुपए तो आपको अपनी ही जेब से देना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, वो वाली पॉलिसी चेक करिए जहां पे आपको 100% क्लेम मिल सकता है। इंश्योरेंस कंपनी से और एजेंट से क्वेश्चंस पूछिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो सरका देंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चेक नंबर 3 है डिजीज वाइज सब लिमिट मत रखना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम होती है। डिजीज वाइज सब लिमिट का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपने जब इंश्योरेंस खरीदी तो एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपने कहा कि मैं इससे ज्यादा क्लेम नहीं लूंगा। इसको भी हम डिट्टो की वेबसाइट पे चेक करते हैं और यहां पे बताया गया है कि आपका जो हॉस्पिटल बिल है जब कार्डियक इश्यू हुआ किसी को तो 3 लाख रुपए आया, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था, आपको टेंशन नहीं, आपको लगा कि 10 लाख में से 3 लाख तो पूरा मिल जाएगा। पर जब आपने देखा तो पता चला कि सिर्फ 1.5 लाख का आपका डिजीज वाइज सब लिमिट था। यानी अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसने सिर्फ 1.5 लाख का सब लिमिट रखा हुआ था और जिस वजह से उसको पूरा क्लेम नहीं मिला। अब डिजीज वाइज कैपिंग और सब लिमिट इन हेल्थ इंश्योरेंस इज अ परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड और अ फिक्स्ड अमाउंट सेट असाइड फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो कहेंगे इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। वो एक नंबर भी हो सकता है जैसे 1.5 लाख 2 लाख, या फिर वो एक परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉलिसी हो सकता है। यानी अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और वो 20% है तो वो 2 लाख रुपए होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई डिजीज वाइज सब लिमिट बिल्कुल मत रखिए। पर कुछ केसेस होते हैं जहां पे डिजीज वाइज सब लिमिट कंपलसरी हो जाती है, जैसे किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या कोई सीनियर सिटीजन है, तो इन दैट केस कभी कभी ये कंपलसरी होता है। पर अगर आप यंग है तो डिजीज वाइज सब लिमिट बिल्कुल मत रखिए। अब चौथा चेक जो आपको करना है वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। प्री एंड पोस्ट यानी कि हॉस्पिटल जाने से पहले, हॉस्पिटल
से निकलने के बाद आपके पास उसका भी कवर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अब आप समझिए, आप बीमार हैं, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है आपको हॉस्पिटल जाना है कि नहीं। उसे उधर जाने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। अगर आपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं लिया होगा तो एक भी टेस्ट का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा डिजीज होता है या कोई ऐसी सर्जरी होती है जिसमें आपको घर में शिफ्ट करने के बाद भी नर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगा तो उस केस में भी आपको वो पैसे रिइंबर्स नहीं होंगे। तो जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर ले लें। डिक्टो के आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जनरली कितना प्री और पोस्ट कवर कर सकती है। आप यहां देखते हैं कि आदित्य बिरला एक्टिव जो है 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन करती है। एचडीएफसी अर्गो 60 डेज और 180 डेज करती है। ऐसे ही करके बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज का भी बताया हुआ है। तो अगर आपको एक मिनिमम चाहिए तो एटलीस्ट 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर अपने पास रखे, अपने इस इंश्योरेंस में ऐड करवा। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है वेटिंग पीरियड कम से कम रखे। सीक अ लो वेटिंग पीरियड। इस पे भी हम एक आर्टिकल समझते हैं तो बहुत क्लियरली समझ लेंगे। वेटिंग पीरियड क्या होता है, कुछ केसेस में क्रिटिकल इलनेस होती है और वो क्रिटिकल इलनेस में आपको वेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपका पहले से ही घुटनों का प्रॉब्लम है और आप एक इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, तो जब वो चेक करते हैं तो वो कहेंगे कि वेटिंग पीरियड आपको लगेगा 3 से 5 साल का। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है इसको कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। वो इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए जो कम से कम वेटिंग पीरियड की हो। इसमें क्या होगा कि अगर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा और 3 साल में आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिलेगा। आप यहां देख सकते हैं कि इनिशियल वेटिंग पीरियड, कुछ पॉलिसीज में इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का। तो 30 डेज तो मिनिमम आपको वेट करना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपको जो है वो पॉलिसी बेनिफिट देना स्टार्ट करेगी। चेक नंबर 6 है क्रिटिकल इलनेस कवर है या नहीं और उसका वेटिंग पीरियड कितना है। आप यहां देख सकते हैं कि क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड जो है काफी केसेस में 90 दिन से लेकर 2 साल तक का हो सकता है। और क्रिटिकल इलनेस क्या होती है, किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक है, उसको स्ट्रोक आ चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए 90 से 2 साल, 90 दिन से लेकर 2 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। अब आप सोचिए कि किसी को ये डिजीज है तो वो 2 साल क्यों वेट करेगा। अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी है और उसको उस 2 साल के बीच में हार्ट अटैक आ गया है, कुछ हो गया, तो उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर भी लेना पड़ेगा और कवर के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको हो जाए तो आप इंश्योरेंस पे क्लेम कंप्लीटली कर सके। अगर आप यहां देखें तो एचडीएफसी वर्गों में कभी कभी 3 साल तक का प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड होता है और स्पेसिफिक डिजीज का 2 साल तक का होता है। सेम केयर में बताया गया है, नीवा बूपा में बताया गया है, आदित्य बिरला में बताया गया है। कोशिश करिए कि कम से कम पीरियड हो आपका जो क्रिटिकल इलनेस के लिए हो और वो सारी क्रिटिकल इलनेस कवर्ड हो। चेक नंबर 7, मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न कवर। यहां पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। कभी कभी आपको वो कहते हैं कि मैटरनिटी के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा। आपने अभी अभी शादी करी है और आप फैमिली प्लान कर रहे हैं और फैमिली प्लान करते समय आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली। अब जब आप अगर फैमिली प्लान करते हुए इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे तो हो सकता है आपको 2-3 साल वेट करना पड़े। इसलिए पहले तो शादी होते ही आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए और उसमें भी मैटरनिटी को लोएस्ट पॉसिबल रखिए। यहां भी हम एक आर्टिकल देखते हैं डिट्टो का, जहां पे मैटरनिटी वेटिंग पीरियड की बात की गई है और उसमें कहा गया है कि यूजुअली जो वेटिंग पीरियड है वो 9 महीने से लेकर 4 साल तक का होता है। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैटरनिटी जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है। कभी कभी अगर सिजेरियन के हिसाब से बच्चा होगा तो 1 से 2 लाख रुपए तक का भी खर्चा आ सकता है, वो नहीं कवर्ड होगा, सारा आपकी जेब से जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए आपको मैटरनिटी और न्यूबॉर्न कवर भी रखना है और उसमें वेटिंग पीरियड कम से कम रखना है। कोशिश करिए वो पॉलिसी खरीदने की जहां पे 9 महीने का हो और पॉलिसी तब खरीदिए जब आपकी शादी हो जाए, उसके इमीडिएटली बाद। अब 8वां जो आपको चेक रखना है वो है डे केयर के ऊपर कि डे केयर कवर्ड है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये डे केयर क्या होता है। डे केयर वो होता है जहां पे कुछ डिजीजेस एक ही दिन के अंदर उनका ऑपरेशन हो जाता है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, कभी कभी लेजिक हो गया, तो व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। तो काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज में डे केयर कवर्ड ही नहीं होता। तो डे केयर के ऊपर भी जो है एक आर्टिकल है डिट्टो का, जहां पे हम देखेंगे कि डे केयर में क्या क्या आता है और क्या हमारे को ध्यान रखना चाहिए। आप ये देख सकते हैं डे केयर में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं आजकल, जैसे कैटरैक्ट होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, अपेंडिसाइटिस होता है। ये सारी जो चीजें हैं ये डे केयर में ही हो जाती हैं और अगर ये कवर नहीं होंगी तो इनका सारा पैसा आपको देना पड़ सकता है। डे केयर वाले ये सारे ऑपरेशंस कभी भी लेके 50,000 से लेके करीबन 1.5 लाख रुपए तक के होते हैं और उसकी मेडिसिन भी होती हैं। वो सारी चीजें कवर से हट जाएंगी अगर आपने डे केयर कवर नहीं लिया। तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में चेक कीजिए कि आपने डे केयर कवर लिया है कि नहीं लिया है। डे केयर में क्या क्या कवर होता है, कैटरैक्ट हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई, अपेंडिसाइटिस हो गया, उसके बाद कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, डायलिसिस हो गया। ये सारी चीजें दिन दिन में हो जाती हैं, यानी इसके लिए एडमिट होना नहीं पड़ता और ये महंगी भी होती हैं। अगर ये नहीं कवर हुई दोस्तों, आपके जेब से पैसा जाएगा। इसमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का भी खर्चा हो सकता है एक ऑपरेशन के लिए या कुछ उसकी दवाइयों के लिए। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप इंश्योरेंस खरीदे तो डे केयर को जरूर कवर करें। 9th जो आपका चेक है वो है ओपीडी को भी कवरेज में देखें। ओपीडी का
मतलब होता है कुछ कुछ चीजें आप घर पे भी कवर कर सकते हैं, छोटे क्लिनिक्स में जाके भी कवर कर सकते हैं, और वो चीजें आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं। ओपीडी में क्या क्या कवर होता है? कंसल्टेशंस, ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स जहां पे आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। दिस कैन इंक्लूड विजिट टू डॉक्टर फॉर माइनर इलनेस, डायग्नोस्टिक टेस्ट और कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। अगर आपका ओपीडी कवर नहीं है तो ये सारा पैसा भी आपकी जेब से चला जाएगा। ये भी कभी कभी साल का 25-30 हजार रुपए तक चला जाता है। कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, उसके लिए कुछ इंजेक्शन लेना पड़ गया, या फिर आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़ गई, तो अच्छा खासा फटका लग सकता है। तो ओपीडी को भी कवर कीजिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में। उससे क्या होगा, आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा जब भी ओपीडी का खर्चा होगा। और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आजकल कवर करने लग गई हैं। यहां पे नाम भी लिखा हुआ है, जैसे केयर सुप्रीम है, आदित्य बिरला का एक्टिव वन है, नीवा बुपा हेल्थ केयर है। ये सारी चीजें ऑलरेडी ओपीडी की सब लिमिट लेके आ चुकी हैं, जहां पे आपका ओपीडी भी कवर हो जाएगा। और लास्ट चेक पे जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चालू करिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आज तक आपने ऐसी वीडियो देखी है डिटेल जिसमें 10 चेक्स के बारे में समझा हो आपने, और वो भी इतना आराम से, इतना डिटेल्ड मैनर में। तो लास्ट जो है आपको ये चेक करना है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने हॉस्पिटल जो है वो कैशलेस है। दोस्तों, इंश्योरेंस का क्लेम लेना बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है, पर अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में चले जाएं जहां पे एक टाई अप है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल, जिसे हम कैशलेस फैसिलिटी कहते हैं, वो कैशलेस फैसिलिटी से आपकी जेब से एक भी रुपया नहीं जाएगा। आपको ऑलरेडी जो इंश्योरेंस कंपनी है वहीं पे कैशलेस सेटल कर देगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि पहले मेडिकल बिल पूरा भरना पड़ेगा और उसके बाद आप रीइंबर्समेंट क्लेम करेंगे। तो आप चेक कीजिए कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसके सबसे ज्यादा कैशलेस नेटवर्क है। तो वहां पे क्या है, चेक करते हैं। ये देखिए, एचडीएफसी अर्गो के करीबन 13,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, केयर के 8,350 हैं, स्टार हेल्थ के 13,000 हैं, नीवा बुपा के 8,600 हैं। तो यानी ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज बहुत जबरदस्त अपना नेटवर्क बना के बैठी हैं। आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के कोई अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहते हैं और आपके पास समझिए एचडीएफसी अर्गो की इंश्योरेंस है, तो आप उधर जाके कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। आप सीधा जाएंगे, अपना कैशलेस क्लेम भरेंगे और बाहर आ जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पेमेंट कर देगी हॉस्पिटल को, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वो 10 चेक्स थे जो आपको अपनी इंश्योरेंस खरीदने से पहले कंप्लीटली याद रखने पड़ेंगे। एक चीज याद रखना दोस्तों, आपने सवाल नहीं पूछा तो गलती आपकी है। जो बेचने आया था वो तो अपना माल बेच के आपको चला गया है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं तो ये 10 चेक्स को जरूर फॉलो करो। दोस्तों, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, लेकिन अगर आप गलत पॉलिसी ले लेते हो तो ये फाइनेंशियल नाइटमेयर भी बन सकता है। एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। आप डिट्टो के एक्सपर्ट टीम से बात करके अपनी जरूरतों के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी चूज कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो। फ्री कंसल्टेशन और स्पैम फ्री एडवाइस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और अपनी पॉलिसी सही तरीके से चूज करिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले और उनकी फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो हो और वो अपने लिए एक राइट इंश्योरेंस का चयन कर सके। और किस चीज पे वीडियो बनाऊं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। म्यूचुअल फंड्स पे बना चुका हूं, उनको जरूर देखना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।